Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In this video we will solve a problem by the two-phase method. So let's get started. So the problem is solve the given problem by the two-phase method where z is the objective function which subject to some constraints. Z objective function है जो constraints हैं 3 उनके ऊपर subject हो रहा है। सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस x2। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में इक्वल है, सो दैट्स वाई हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल R1 इंट्रोड्यूस करवाया है इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंस्ट्रेंट को। सेकंड में ग्रेटर दैन इक्वल है। जब ग्रेटर दैन इक्वल का केस होता है तो सबसे पहले हम सरप्लस वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करते हैं और देन आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। -x3 प्लस R2 इज इक्वल टू 6। थर्ड कंस्ट्रेंट में हमारे पास लेस दैन इक्वल का केस है, सो दैट्स वाई लेस दैन इक्वल के केस में हम स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फेज़ वन में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन w होता है जिसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करते हैं r1 प्लस r2। r1 और r2 की वैल्यूज़ मैंने दोनों कंस्ट्रेंट्स के अंदर से ली हैं। r1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3x1 माइनस x2 एंड r2 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4x1 माइनस 3x2 प्लस x3। फर्स्ट और सेकंड कंस्ट्रेंट से मैंने उनकी वैल्यूज़ ली हैं और उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन w के अंदर जब पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी w प्लस 7x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इज़ इक्वल टू 9। फेज़ वन में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन w होता है जो इक्वल होता है r1 प्लस r2 से। r1 और r2 की वैल्यूज़ को मैंने फर्स्ट कंस्ट्रेंट सेकंड कंस्ट्रेंट से निकाला है, उसके बाद उनको w के अंदर पुट किया है। पुट करने के बाद सब वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेंगे एक्सेप्ट द सोल्यूशन। सो w प्लस 7x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 9 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बेसिक वेरिएबल एंड देन द कोएफिशिएंट्स जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं बेसिक वेरिएबल्स के x1 x2 x3 x4, आर्टिफिशियल वेरिएबल r1 एंड r2 एंड सोल्यूशन एंड देन रेशो। और बेसिक वेरिएबल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फेज़ वन में हम यूज़ कर रहे हैं वो आएगा w। ऑब्जेक्टिव फंक्शन w हमारा बेसिक वेरिएबल है, उसके साथ साथ कंस्ट्रेंट्स जो थी उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक वेरिएबल हमने यूज़ किए थे वो पॉजिटिव हम चूज़ करते हैं। सो r1 एंड r2 एंड x4 आर द बेसिक वेरिएबल्स ऑफ द 3 कंस्ट्रेंट्स। अब हम टेबल के अंदर उसकी वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन w की वैल्यू w इज इक्वल टू r1 प्लस r2 से जो आई वैल्यू वो लिखेंगे। r1 r2 एंड x4 में हम एक फर्स्ट कंस्ट्रेंट सेकंड कंस्ट्रेंट और थर्ड कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन w में वैल्यूज़ प्लॉट करने के बाद इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन हम ये चेक करेंगे कि w में मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट इन द w रो कौन से है, विच इज़ 7। सो हम 7 जो फर्स्ट कॉलम है उस एलिमेंट्स को सॉल्यूशन कॉलम के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट द नेगेटिव एलिमेंट और ये चेक करेंगे कि मोस्ट मिनिमम एलिमेंट डिवाइड करने के बाद कौन सा आता है, विच इज़ 1। So pivot element is in the first column and the second row. So pivot element is 3. As the pivot element is 3, so x1 is the entering variable and r1 is the leaving variable. As the pivot element must be 1, so pivot element को 1 करने के लिए हम whole second row को 3 से डिवाइड करेंगे और 1/3 r2। होल रो को 3 से डिवाइड करने के बाद अब हम दोबारा से एक टेबल बना लेंगे। एज 3 इज़ द पिवट एलिमेंट, सो x1 इज़ द एंटरिंग वेरिएबल एंड r1 इज़ द लीविंग वेरिएबल। सो हम जो नेक्स्ट टेबल होगा उसमें x1 को एज अ बेसिक वेरिएबल ऐड कर यूज़ करेंगे बिकॉज r1 लीव हो गया, उसकी जगह आ जाएगा x1। उसके बाद हम जो सेकंड रो है जो पिवट एलिमेंट की रो है उस एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड करने के बाद पिवट एलिमेंट मस्ट बी 1 होना चाहिए था, इस वजह से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनको सेकंड टेबल में प्लॉट करेंगे। पिवट एलिमेंट की रो को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने सेकंड टेबल में प्लॉट कर दिया है, जिनको मैंने ब्लैक कलर से शो किया है ताकि क्लियर हो जाए।
अब हम सेकेंड रो की मदद से W, R2 एंड X4 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अब हम सेकेंड रो की मदद से फर्स्ट रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे X1 को यूज़ करके। R1, R2, R3 एंड R4 ये हमारे पास रोज़ हैं और इनको फाइंड करेंगे R1 प्लस माइनस 7 R2 से। फर्स्ट रो को फाइंड करेंगे थर्ड रो के लिए R3 प्लस माइनस 4 R2 एंड फोर्थ रो के लिए R4 माइनस R2। सबसे पहले हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे R1 प्लस माइनस 7 R2। उसके लिए हम W रो के सब एलिमेंट्स को लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमने X1 की वैल्यूज़ निकाली थी या R2 की वैल्यू हमने निकाली थी उनको लिखेंगे और उनको -7 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आएंगी 0, 3, -1, 0, -7/3, 0 एंड 2। इन वैल्यूज़ को हम अब टेबल में प्लॉट कर देंगे फर्स्ट रो में। टेबल में वैल्यूज़ को प्लॉट करने के बाद अब हम थर्ड रो के फाइंड करेंगे। थर्ड रो के लिए हम यूज़ करेंगे R3 प्लस माइनस 4 R2 को और उसके लिए भी हम R3 जो थर्ड रो है फर्स्ट टेबल की उसके सब एलिमेंट्स को लिखेंगे और देन हमारे पास R2 जो हमने निकाला है X1 रो उसको लिखेंगे और उसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे उनको भी टेबल में प्लॉट कर देंगे। सिमिलरली R4 माइनस R2 से जो वैल्यूज़ आएंगे उनको भी टेबल में हम प्लॉट कर देंगे। अब हम ये चेक करेंगे W रो में मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट अभी भी कौन सा है विच इज़ 5/3 विच इज़ द ओनली मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट। सो हम सेकेंड कॉलम के सब एलिमेंट्स को सोल्यूशन कॉलम के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आएंगी 3, 6/5 and 9/5 and the minimum between them is 6/5. So pivot element is in the third row and the second column which is 5/3. As 5/3 is the pivot element, so x2 is the entering variable and r2 is the leaving variable. x2 entering variable होने की वजह से जब हम दोबारा से टेबल बनाएंगे तो हम बेसिक वेरिएबल्स में r2 को x2 से रिप्लेस कर देंगे। As 5/3 is the pivot element and pivot element must be 1, उसको 1 करने के लिए हम 5/3 से होल रो को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0, -3/5, 0, 4/5, 3/5 एंड 6/5। अब हम थर्ड रो की मदद से W, X1 और X4 मतलब R1, R2 एंड R4 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और उसको फाइंड करने के लिए हम R1 प्लस माइनस 5/3 R3 करेंगे, R2 प्लस माइनस 1/3 R3 करेंगे, R4 प्लस माइनस 5/3 इंटू R3 करेंगे। सेम टेक्निक जो हमने सेकंड टेबल की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए की थी उससे वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमारे पास जब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन W के सब एलिमेंट ज़ीरो हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं, सोल्यूशन ज़ीरो हो जाता है तो हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो जाता है और हम फेज़ 2 में मूव करते हैं। व्हेन W इज इक्वल टू 0 देन वी मूव टू फेज़ 2। नाउ लेट्स स्टार्ट फेज़ 2। फेज़ 2 में z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो सब्जेक्ट हो रहा है कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। इन कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज़ मैंने जो प्रॉब्लम में गिवन थी स्टार्ट में मैंने उनको नहीं लिखा बल्कि जो फेज़ 1 के लास्ट टेबल में से हमने निकाली है हमने वो लिखते हैं। मैंने एक साइड पे छोटा सा टेबल बनाया हुआ है फेज़ 1 का जिसमें मैंने R1 और R2 की वैल्यूज़ को जस्ट नहीं लिखा क्योंकि फेज़ 2 में हमारे पास R1 और R2 की वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो दैट्स वाई मैंने जस्ट जिन कोफिशिएंट्स की ज़रूरत होती है उन्हीं की वैल्यूज़ को लिखा है। सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज़ X1 plus 1/5 x3 is equal to 3/5. Similarly, second constraint is x2 minus 3/5 x3 is equal to 6/5 जिसको हमने टेबल से ऐसे फाइंड किया x2 minus 3/5 x3 is equal to 6/5. Similarly, third constraint x3 plus x4 is equal to 1 की वैल्यूज़ को टेबल में से निकालेंगे x3 plus x4 is equal to 1. ये कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज़ मैंने टेबल के अंदर से निकाली हैं। उसके बाद हम x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। दूसरी साइड पे बाकी वैल्यूज़ को ले जाएंगे और पुट कर देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z के अंदर। z के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी z इज़ इक्वल टू 18/5 माइनस 1/5 x3। 18/5 एज इट इज़ ही रहेगा और -1/5 x3 दूसरी तरफ चला जाएगा और वो प्लस में चेंज हो जाएगा। नाउ इन टेबुलर फॉर्म के लिए हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमारे पास आ जाएगा बेसिक x1, x2, x3, x4 और सोल्यूशन एंड देन रेशो। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इसमें यूज़ करेंगे एज अ बेसिक वेरिएबल और z के अंदर जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं z इज़ इक्वल टू 4x1 प्लस x2 में x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमने वैल्यू निकाली है z की हम उसको प्लॉट करेंगे
उन वैल्यूज़ को प्लॉट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल्स जो थे वो आएंगे x1, x2 एंड x4, जो हमारी फेज़ 1 के लास्ट टेबल में से बेसिक वेरिएबल थे, हम वही उन्हीं को एज इट इज़ लिख देंगे। सब वैल्यूज़ को टेबल में प्लॉट करने के बाद अब हम ये चेक करेंगे कि Z रो में मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, विच इज़ 1/5। सो वी चूज़ 1/5 कॉलम, आई मीन थर्ड कॉलम, और हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को सोल्यूशन कॉलम के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर देंगे और ये चेक करेंगे कि उनमें मिनिमम नंबर कौन सा आता है, which is 3 and 1, and the minimum between 3 and 1 is 1. So the pivot element is in last row, third column. Pivot element find कर लेने के बाद अब हम x3 entering variable है और x4 leaving variable. So हम जब next table बनाएंगे तो उसमें basic variables में बाकी सब बेसिक वेरिएबल्स एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन x4 x3 से रिप्लेस हो जाएगा। अगर हमारे पास पिवट एलिमेंट 1 के बजाय कोई और वर्ड होता है जैसे 2 3 4 समथिंग, दैन हम उसको डिवाइड करते और 1 में चेंज करते, लेकिन जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 है पिवट एलिमेंट, सो हम सब एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिखेंगे और इनकी मदद से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो के लिए r1 प्लस माइनस 1/5 r4, सेकेंड रो के लिए r2 प्लस माइनस 1/5 r4, थर्ड रो के लिए r3 प्लस 3/5 r4। हम वैसे इनको लिखते नहीं हैं, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि हम वैल्यूज़ इनकी कैसे फाइंड करते हैं, मैंने इसलिए साइड पे लिखा हुआ है। वैल्यूज़ फाइंड कर लेने के बाद हम टेबल में उनको प्लॉट कर देंगे r1 प्लस माइनस 1/5 r4 से, और r2 प्लस माइनस 1/5 r4 एंड r3 प्लस 3/5 r4 से जो वैल्यूज़ आई हैं हमने उनको टेबल में प्लॉट किया। अब हम ये चेक करेंगे Z रो में मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। अब हम ये चेक करेंगे Z रो में मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट अभी भी कोई है या नहीं। अब हमारे पास Z रो में कोई भी मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट नहीं रहा। अगर हमारे पास अभी भी Z रो में कोई मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट होता तो हम उसके कॉलम को चूज़ करते और उसके एलिमेंट्स को सोल्यूशन के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे नहीं रहा, सो हमारा सोल्यूशन स्टॉप हो चुका है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्टिमल टेबल विद द ऑप्टिमल सोल्यूशन। Z की वैल्यू आई है 17/5, x1 की वैल्यू आई है 2/5 एंड x3 इज़ इक्वल टू 1। और इनकी अब हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो ठीक है या नहीं, और उनको चेक करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्वेश्चन में गिवन था, उसमें हम x1 x2 एंड z की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और अगर हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं दैन अवर दिस इज़ रिक्वायर्ड ऑप्टिमल टेबल विद द ऑप्टिमल सोल्यूशन एज रिक्वायर्ड।